हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं अध्याय 5 का अध्ययन कर रही हूँ। ये सीटेट के लिए अति महत्वपूर्ण एसएसटी पेपर के लिए होने वाला है। राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। चुनाव का दिन। जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नानाजी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। कुछ लोग शासक कैसे बने। देखना है कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक वैसे बनते थे। देखिए, अगर बात करें चुनाव की प्रक्रिया तो हम लोग 50 वर्षों से अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक वैसे बनते थे, वैसे ही बन जाते थे। करीब 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। बात करें शासक की तो करीब 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित करके राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। कहने का मतलब अगर किसी को घोड़ा पकड़ने का चुनौती लेना है तो उसे युद्ध भी करना पड़ेगा। अगर युद्ध में हार गया तो वो राजा जो घोड़ा पकड़ लेता था, तो अगर वो जीत जाए तो उसे ही राजा बनाया जाता था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उनके लिए उपहार लाते थे। उन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। देखिए, ये इम्पोर्टेंट बन जाता है कि जो राजा यज्ञ के लिए बैठता था तो कैसे बैठता था, तो उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। जो युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी जो राजा का रथ चलाता था वही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उनकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। जो अन्य लोग होते थे वे राजाओं का काम और सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना होता था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। जो राजा के पुरोहित होते थे वे पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। देखिए, विष और वैश्य जो लोग होते थे, हम लोग पहले पार्ट में पढ़े थे, चौथा वाला पार्ट में, इसमें विष वैश्य के बारे में पढ़े थे। देखिए, वे लोग तो पुरस्कार लाते थे, लेकिन उन्हें राजा मतलब पुरोहित उसे शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। उनको किसी भी अनुष्ठान में या कई बहुत सारे अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था, क्योंकि उन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। देखिए, वर्ण
अब वर्ण के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए साइड में कुछ है, चित्रित धूसर पात्र। चित्रित धूसर पात्र, इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली है। तो ये चित्रित धूसर पात्र क्या होते थे? इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली है। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के सुंदर और चिकने हैं। ये जो चित्रित धूसर पात्र मिले हैं उसमें ज़्यादातर थाली और कटोरी ही मिले हैं, और ये बहुत पतली सतह के और सुंदर और चिकने हैं। बहुत पतला होता था और सुंदर और चिकना भी होता था। शायद इसका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। देखिए इस तरह का बर्तन है। देखिए वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। उस समय 4 सामाजिक वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। देखिए ऐसे भी पुरोहित लोग ऐसे शूद्र लोग को बहुत छोटा समझते थे। वर्ण की गिनती करें तो इसमें सबसे पीछे शूद्र लोग ही हैं। फर्स्ट में ब्राह्मण आते हैं, सेकंड में क्षत्रिय आते हैं, थर्ड में वैश्य आते हैं और चौथा में शूद्र आते हैं। फर्स्ट में फिर से रिपीट कर रही हूँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण होते थे, ये 4 वर्ग होते थे। ब्राह्मणों का काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था। जो ब्राह्मण होते थे उसका काम यज्ञ करना और अध्ययन अध्यापन करना होता था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। क्षत्रियों का काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। देखिए क्षत्रिय लोग क्या करते थे? लोगों का रक्षा करता था, युद्ध करता था। और वैश्यों का काम क्या था? खेती करना, पशुपालन करना, व्यापार करना, ये सब वैश्य का काम था। शूद्रों का काम अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना था। जो चौथा वाला था, शूद्रों का काम अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना था। जनपद, अब जनपद क्या होता है? महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जो महायज्ञ करते थे वे राजा अब जनपद नहीं, उसको महाजनपद के नाम से जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होते हैं। देखिए महायज्ञ को जो राजा आयोजन करता था, जो करता था, वह राजा ना होकर उसको जनपद के नाम से राजा माने जाने लगे। अब जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। देखिए जनपद का अगर इसका शाब्दिक अर्थ जाने तो इसका माने लोगों के बसने की जगह, जन मतलब लोग होते हैं, तो लोगों के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 में दिखाए गए हैं। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। अगर बात करें जनपदों की बस्तियों की खुदाई, तो पुरातत्वविदों ने बहुत सारे जनपदों की बस्ती की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, देखिए पूछ सकता है कि पुरातत्वविद ने कितने जनपदों की खुदाई की है। तो दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरंजी खेड़ा। एटा के पास क्या है? अंतरंजी खेड़ा, इनमें प्रमुख है। देखिए दिल्ली में पुराना किला, दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरंजी खेड़ा। फ्रेंड्स मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। जो खुदाई किया हुआ है सो उससे हमें पता चलता है कि लोग झोपड़ी में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। ये भी पढ़ चुके हैं चौथा वाला पार्ट में। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। देखिए क्या करते थे? लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में माना जाता है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकारों के रूप में होते थे। देखिए ये आमतौर पर किस तरह का होता था? सरल रेखा तथा ज्यामितीय आकृति के रूप में होते थे। महाजनपद, अब महाजनपद पढ़ेंगे। हम लोग तो जनपद पढ़ लिए, अब महाजनपद पढ़ेंगे। करीब 2500 साल पहले
कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। देखिए 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। जनपद किसे कहा जाता था? देखिए हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं। जनपद उसे कहते हैं जो महायज्ञ को करने वाला राजा होता था, उसको क्या कहते थे? जनपद। और जो अति महत्वपूर्ण होते थे उसको क्या कहते थे? महाजनपद। और ऐसे जनपद अधिक महत्वपूर्ण होते थे उसको क्या कहते हैं? महाजनपद। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। जो महाजनपद होते थे उसका एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। देखिए महाजनपदों की राजधानी की क्या विशेषता है? वहाँ पर किलेबंदी भी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। देखिए इसके चारों ओर क्या बनाया गया था? लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। देखिए इधर काबुल नदी है, तक्षशिला है, झेलम नदी है, गांधार है, सिंधु नदी है, चेनाब नदी है, सतलुज नदी है, व्यास नदी है। यहाँ पर गांधार जनपद है, यहाँ पर तक्षशिला है। इधर देखते हैं उत्तर पूर्व साइड कुरु, जमुना नदी, हस्तिनापुर, पांचाल, गंगा नदी, कौशल, वैशाली, वज्जी, अंग, गंगा नदी। इधर ब्रह्मपुत्र नदी है। इधर वैशाली, मगध जनपद, वज्जी, अंग, ये सब बाद में कौशाम्बी, राजगीर और फिर अवंती, उज्जैन, इस तरह से कई सारे जनपद हैं। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया गया। जरा सोचने की बात है, लोग जो महाजनपद में किला होता था तो वहाँ पर किलेबंदी क्यों किया गया होगा? तो जाहिर सी बात है कि इसलिए किया गया होगा कि लोगों से दूसरे राजाओं के आक्रमण के डर से अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया गया होगा। कुछ राजा अपने राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। फ्रेंड्स, ये टॉपिक्स ये सब एसेशन और रीजनिंग का क्वेश्चन बन सकता है। देखिए कुछ राजा अपनी राजधानी को अधिक समृद्धशाली दिखाने के लिए चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार भी खड़ी कर अपनी शक्ति को दिखाने के लिए करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह से नियंत्रण रखने में, किले में नियंत्रण रखने में उसे सरल होता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। देखिए एक कौशाम्बी किले की दीवार है, कैसे एक मजदूर काम कर रहा है। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली है। ईंट की दीवार का अवशेष है, ये ईंट की दीवार है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। एक भाग का निर्माण 2500 साल पहले हुआ था ना। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्के, देखिए कुछ उसे चुकाने के लिए आहत सिक्कों यानी पृष्ठ 77 पर दिया गया है। इसका चित्र पृष्ठ 77 पर है के रूप में होता है। इन सिक्कों के बारे में हम अध्याय 8 में पढ़ेंगे। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। इसलिए इन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए इन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लगाए गए उपहारों पर निर्भर न होकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। देखिए बड़ा बड़ा महल में बड़ा बड़ा किला बनाया था, उसमें बड़े बड़े दीवार बनाए थे। उसके लिए खर्चा भी तो चाहिए, तो खर्चा खाली दान उपहार से तो नहीं चल पाएगा। इसलिए महाजनपद कर लगाए थे।
लोगों के लिए लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। कौन? महाजनपद ना। फसलों पर उगाए गए कर, देखिए कर किस किस में लगाया जाता था? फसल पर लगाया जाता था, कारीगरों के ऊपर लगाया जाता था, पशुपालकों को या पशुपालकों, जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था, व्यापारियों को सामान पर कर देना पड़ता था, आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। इस तरह से महाजनपद को पैसों का इकट्ठा हो जाता था। कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। हम लोग पढ़ चुके थे ना पहले, किस चीज़ का होता था? लकड़ी का हल होता था ना। अब कठोर ज़मीन, लेकिन इसमें हल के फाल होते हैं अब लोहा का बनने लगे। अब कठोर ज़मीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगे। अब देखिए सूक्ष्म निरीक्षण। मगध, ये तो हम लोग मानचित्र में देख चुके। मगध लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। देखिए गंगा और सोन जैसी नदी कहाँ से होकर बहती थी? मगध से। यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। जो मगध का एक हिस्सा होता था वह जंगलों से भरा था और इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे। देखिए मगध में क्या क्या फ़ायदा होता था। यहाँ पर एक साइड तो जंगल होता था, दूसरे साइड में मजबूत औजार बनाने के लिए लौह अयस्क के खदान भी थे। इस तरह से लोगों को, मतलब महाजनपद को, अपने राज्य को समृद्ध करने के लिए बहुत सारे सामान भी मिल जाते थे और हाथी भी मिलते थे, जिसको प्रशिक्षित कर उसे क्या बोलते हैं, सेना में शामिल किया जाता था। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। इसको अजातशत्रु हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। ये जो बिंबिसार तथा अजातशत्रु थे, ये अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्म नंद क्या है? महापद्म नंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। देखिए महापद्म नंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। ये बिंबिसार अजातशत्रु तो बहुत शक्तिशाली थे ही, फिर इसके साथ महापद्म नंद एक और अधिक महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगीर, आधुनिक राजगीर, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। देखिए सीटेट में क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहले बिहार की राजधानी कहाँ थी? मगध की राजधानी कहाँ थी? तो राजगीर थी। बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना, को राजधानी बनाया गया। बाद में कहाँ बनाया गया? पटना को, यानी पाटलिपुत्र। 2300 साल से भी पहले की बात है। मैसिडोनिया, 2300 साल से भी पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। देखिए 2300 साल पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। वो पूरी तरह से सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कुछ करना चाहा, मतलब मगध की ओर घुसना चाहा, तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। देखिए ये मैसिडोनिया का राजा सिकंदर जब पाटलिपुत्र में घुसना चाहा, लेकिन वो घुसते ही पहले ही डर गए, क्योंकि यहाँ पर पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी।
वज्जी, ये तो मगध के बारे में पढ़ चुके हैं। वज्जी के जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था। मगध के सामने ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली। फ्रेंड्स, सीटेट में क्या बोलते हैं, जो महाजनपद है इसके राज्य राजधानी के बारे में पूछ सकते हैं हम, जिसकी राजधानी, इसलिए आप ध्यान से सुनना है, जिसकी राजधानी वैशाली, यानी वज्जी का राजधानी कहाँ था? वैशाली। आधुनिक बिहार, यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। जो वैशाली में अलग तरह की शासन की व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते हैं। गण या संघ कहते हैं। गण या संघ कई शासक होते थे और इसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। गण या संघ में कई शासक होते थे और इसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। देखिए, ये जो राजा होते थे विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रु के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कम्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। जो स्त्रियां होती थी, जो दास होते थे, जो कम्मकार होते थे, ये वज्जी जनपद में हिस्सा नहीं लेते थे, सभा में हिस्सा नहीं लेते थे। कौन कौन? स्त्रियां, दास तथा कम्मकार। स्त्रियां, दास तथा कम्मकार, ये तीनों भाग नहीं लेते थे। वज्जी संघ का वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अजातशत्रु और वज्जी संघ। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वत्सकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन, उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे, वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे, विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। ये बुद्ध ने उसको समझाया था। किसको? अजातशत्रु को। अगर इस तरह से रहेगा, इस तरह से पाए जाते थे, ये सारी विशेषताएं वज्जी में पाए जाते थे। तब बुद्ध ने अजातशत्रु को समझाया था कि ये सारे गुण वज्जी में हैं, इसीलिए उनको हराना मुश्किल है। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। कई शक्तिशाली राजा भी ऐसे हुए जो इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। इसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। क्या हुआ? कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। इसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर लिया। कौन सा शासक ने? गुप्त शासकों ने उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। और इनके बारे में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? अध्याय 9 में पढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। कैसे लगा सेशन आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा तो 2 बार आप अपना मोबाइल पे वीडियो चला के या ऐसे ही काम करते करते सुनते रहेंगे तो आपका NCERT कवर हो जाएगी। थैंक यू।